देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जो है बीमारी एक गंभीर मानसिक जो रोग होते हैं वो उनकी श्रेणी में आता है, जिसमें व्यक्ति जो है वास्तविकता और काल्पनिक जो उसका परसेप्शन है, वास्तविकता हम रियलिटी को का परसेप्शन करते हैं और हमारे कुछ काल्पनिक दुनिया, दोनों में हम अंतर कर पाते हैं। जी। ठीक है, एक आम व्यक्ति जिसको यह बीमारी नहीं है वो अंतर कर पाता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में इस तरह का अंतर जो है वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। आमतौर पर जब स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मानसिक बीमारी, स्पेशली अगर स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक सिम्टम्स के साथ अगर किसी में दिखाई देता है, तो इस तरह की अवधारणा है कि झाड़ फूक कराना या और जो है जगहों पे जाना, विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में लोग सोचना या जानना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्योंकि बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहा होता है रोगी जो है। अब एक समूह जो सिम्टम्स का होता है वो एक अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया टाइप को डिफाइन करने में मदद करता है हम। अगर ये सिम्टम्स हैं नेमली तो इस तरह का सिज़ोफ्रेनिया है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इस तरह का सिज़ोफ्रेनिया। हेलो एवरीवन, 91.2 NIVH हेलो दून में आप सबका स्वागत है। आज है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे और आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं जिनसे हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। पहले हैं हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मिस प्रगति पांडे। मैम, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी। बिल्कुल, थैंक यू सब्रीना आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम प्रगति पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापिका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाया गया है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम एंड वेलकम हमारे शो के लिए। एंड और हमारे साथ आज अखिलेश जी हैं जो कि लेक्चरर क्लिनिकल साइकोलॉजी है। सो प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। Hey, good afternoon to all. My name is Akhilesh Khan and मैं यहाँ NIMHRC हॉल में लेक्चरर क्लिनिकल साइकोलॉजी के पद पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मुझे आपके साथ जोड़ा गया, बहुत खुशी है, बात करके अच्छा लगेगा। हमको भी बहुत खुशी है सर कि आज आप हमारे साथ हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। मैम, स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया है क्या बेसिकली? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जो है बीमारी एक गंभीर मानसिक जो रोग होते हैं वो उनकी श्रेणी में आता है, जिसमें व्यक्ति जो है वास्तविकता और काल्पनिक जो उसका परसेप्शन है, वास्तविकता हम रियलिटी को का परसेप्शन करते हैं और हमारे कुछ काल्पनिक दुनिया, दोनों में हम अंतर कर पाते हैं। जी। ठीक है, एक आम व्यक्ति जिसको यह बीमारी नहीं है वो अंतर कर पाता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में इस तरह का अंतर जो है वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। उसको ये लगता है कि उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं या कोई दिखाई दे रहा है, तो वो यह नहीं समझ पाता है कि ये उसकी कल्पना मात्र है। ठीक है मैम। और वो उसको ही वास्तविकता समझते हुए अपने व्यवहार को करता है। उसको और भी बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे आगे जब हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो उसको मैं और इलाबोरेट करूंगी। जी 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 जी। तो इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अखिलेश जी, स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? सिज़ोफ्रेनिया की जब हम बात करते हैं तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इनके कारणों को लेकर सभी एकमत शायद अब तक नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अनुसंधान लगातार चल ही रहा है, पर मुख्य रूप से हम जिन कारणों की बात करते हैं हाँ जी। इसमें से प्रमुख है आनुवांशिकता। अगर आनुवांशिक रूप से किसी व्यक्ति में उनके एंसेस्टर, ऐसे कहें कि उनके माता पिता के जरिए अगर वो जीन्स आते हैं हाँ जी। तो संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ओके। लेकिन उस संभावना का जो प्रतिशत है उसके बारे में अभी सब लोग एकमत नहीं हो पाए हैं हाँ जी। और अलग अलग रिसर्चेस में अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। और तो एक आनुवांशिकता हो गया। और दूसरा है सामाजिक कारण हो सकते हैं। अगर सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है व्यक्ति का तो तनाव की स्थिति लगातार लंबी बनी रह सकती है, जो कि मानसिक कारण में भी जाता है। जी। और ऐसे में कई तरह के रोगों की होने की संभावना है, जिनमें से एक सिज़ोफ्रेनिया भी है। अगर लंबे समय तक मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है और उसका समाधान नहीं होता तो सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण व्यक्ति में आ सकते हैं और वो मुख्य रूप से डेवलप होकर सिज़ोफ्रेनिया फुल ऑन सिज़ोफ्रेनिया के रूप में भी बदल सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है। तो अब जैसे आपने बोला कि कॉजेज इसके जेनेटिक भी हो सकते हैं और सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं कि
एक्सट्रीम स्ट्रेस है, तो एज ऑफ ऑनसेट क्या रहता है? किस उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखने के चांसेस होते हैं? मुख्य रूप से ज़्यादातर जो पॉपुलेशन में होता है वो अराउंड 16 to 20 की उम्र में ज़्यादातर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है जो ऑनसेट होता है। ठीक है। पर कई बार लेट भी होता है, 30 के बाद लेट 30s में भी होके देखा गया है काफ़ी केसेस में। ठीक है। अगर अर्ली ऑनसेट होता है तो 16 से 20 के आसपास होता है, वरना ज़्यादातर जो केसेस हैं वो 25 से 30 के अराउंड होता है। ओके, ठीक है। तो प्रगति मैम, अगर हम इसकी बात करें कि स्किज़ोफ्रेनिया आपने जैसे बोला काफ़ी गंभीर बीमारी है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत सारे लक्षणों को हम कह सकते हैं ना कि एक सिंड्रोम रे में हाँ में चीज़ें होती हैं। जी। सारे विभिन्न लक्षण हैं इसके। जैसे अगर मुख्य लक्षणों की मैं बात करती हूँ तो उसमें डिल्यूजन, विभ्रम की स्थिति जो होती है। भ्रम में क्या होता है कि जो चीज़ है उसको हम गलत तरीके से परसीव करते हैं, है ना, रस्सी है और उसको सांप समझ लिया। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, उसके साथ क्या होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं फिर भी वो उसको परसीव कर रहा है, रस्सी है ही नहीं फिर भी उसको साफ दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। एक जो है इस तरह की चीजें होती हैं, डिल्यूजन्स की जो स्थिति होती है, जो चीज नहीं है, जो बातें नहीं है, उसको ये लगने लगता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके आसपास है या कोई अननोन व्यक्ति उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो घर से बाहर निकले तो उसे ये लगे कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनको ऐसा जो है विभ्रम होता है जिसमें उन्हें लगता है कि वो जो भी बातें कर रहे हैं या जिससे भी वो अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं वो चीजें ब्रॉडकास्ट कर दी जा रही है, वो सबको सुनाई दे रही है। ओके, ठीक है। ऐसा उनको हेलुसिनेशंस पर अगर हम आते हैं, जिसमें उनको जो चीजें नहीं होती है वो दिखाई नहीं देती है, ओके, है ना, या सुनाई दे रही है। उनको ये लगता है कि कोई वॉइस कमांड दे रहा है, उनको कोई किसी भी तरीके से जो है हार्म करने वाली बातें कह रहा है, अब्यूज कर रहा है या गालियां दे रहा है, खराब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उनको ये लगता है कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो उनको हार्म पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि वो ईश्वर को देखने की कल्पना करें, हो सकता है किसी शैतान को देखने की कल्पना करें। तो इस तरह की चीजें आती है बहुत सारे। और कॉग्निटिव सिम्टम्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, अनिर्णय की स्थिति में रहता है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है, अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, कि वो व्यक्ति अपने जो है अपनी केयर नहीं कर पाता है, लैक ऑफ इनिशिएशन है। अगर उसको आप कहोगे तब नहाने जाएगा, अदरवाइज वो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो इनिशिएट नहीं कर पाता है अपनी एक्टिविटीज को, कि उसको ब्रश करना है या कब नहाना है, या उसको पढ़ाई करनी है अगर मान लो स्टूडेंट है, या उसको किस समय पर कार्य पर जाना है। इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल अवॉइडेंट है ना, डिस्कनेक्टेड है उस रियलिटी से। और आप देखोगे कि उनका सेल्फ केयर जो है वो बहुत पुअर है, बहुत ही अनकेम्प्ट दिखाई देंगे आपको ऐसे पेशेंट। लंबे समय तक से अगर मान लो कि ये बीमारी है तो आप देखोगे कि उनके बालों में काफी मतलब कॉम नहीं किए हुए हैं महीनों से, कपड़े नहीं चेंज किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है ना, अगर कोई नहीं बताता है तो इस तरह की स्थिति आती है। कई बार बहुत ही इरिटेबल जो है एक्ट करते हैं या बहुत ही एग्रेसिव एक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनको या उनके आसपास के लोग उनको जो है हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आती है। बातों को भूल जाना, है ना, और ये चीजें ऐसा नहीं है कि भूलने की अगर किसी को बीमारी है तो उसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे। ये बातें और सिम्टम्स में बता रही हूँ उनके साथ साथ अगर दिखाई देती है कि रियलिटी और जो है इमेजिनेशन, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तब हम मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है। आप ऐसे व्यक्ति या ऐसे रोगी से अगर बात करोगे तो कई बार उनकी बातें जो होती हैं वो मीनिंगलेस होती है। ओके, वह अभी किसी और टॉपिक या चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी वो अपने बारे में बता रहे थे कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आने हैं, तो वो शिफ्ट करके किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वो बातें करते हैं वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं होते, उनसे कोई मीनिंग निकल के नहीं आती है। तो इस तरह की बातें जो है, इस तरह के सिम्टम्स जो है हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है। अकेले रहना, अकेले बैठे हुए हैं तो अपने आप में बातें करना, मुंह चलाते रहना, जिसको हम लोग मटरिंग कहते हैं,
कि कोई नहीं है सामने, फिर भी या तो वो अपने आप में फोटो को हिला रहे हैं या किसी से बात करना प्रिटेंड कर रहे हैं अकेले कमरे पे बैठे। तो इस तरह के सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। आगे अखिलेश जो है जब टाइप्स को बताएंगे तो वो बताएंगे कि कौन से टाइप्स में किस तरह के सिम्टम्स कौन। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि जैसे आपने बताया कि तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं और मल्टीपल डोमेन्स कवर हो रहे हैं। तो इसके टाइप्स भी होते हैं क्या? अलग-अलग प्रकार का भी होता है स्किज़ोफ्रेनिया सर? हाँ, असल में क्या है कि जैसे मैडम ने बहुत एलेबोरेटली सिम्टम्स के बारे में बताया, हर एक समूह जो सिम्टम्स का होता है वो एक अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया टाइप को डिफाइन करने में मदद करता है हमें। कि अगर ये सिम्टम्स हैं मेमोरी, तो इस तरह का सिज़ोफ्रेनिया है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इस तरह का सिज़ोफ्रेनिया है। कुछ ख़ास तरह के सिज़ोफ्रेनिया हैं जो ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं एज़ क्लिनिशियंस। इसमें एक है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, जो कि सबसे आम है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है सभी लोगों में। सबसे ज़्यादा वही देखने को मिलता है अगर सिज़ोफ्रेनिया की हम बात करें। इसके जो लक्षण है प्रमुख रूप से जो मैडम ने बताए कि गलत तरह की धारणाएँ या विश्वास मन में होते हैं। व्यक्ति के लिए वो सच होता है, पर दूसरों के लिए वो सच नहीं होता है। और व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा सच होता है कि वो हर चीज़ करने के लिए उसके लिए तैयार होता है। वो लड़ भी सकता है उसके लिए, वो लोगों पे शक भी करेगा, वो लोगों से झगड़ा भी कर लेगा और वो किसी की सुनेगा भी नहीं अगर उन के बीच में कोई बात आएगी तो। ये कुछ आम साधारण भाषा में हम बात करें तो इस तरह का रवैया लोगों को व्यवहार में देखने को मिलता है जो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स अगर हैं। साथ में हेलुसिनेशंस हो सकते हैं कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दें जो अन्य लोगों को ना सुनाई देती हों, कुछ ऐसी वस्तुएं या व्यक्ति दिखाई दें कि किसी और को ना दिखाई देते हों। और हो सकता है उसको ऐसा भी विश्वास हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है किसी तरह का। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन अन्य लक्षण उसमें नहीं होते। जैसे वो इन चीज़ों को कर ही ना पाए, हो सकता है उसकी बाकी लाइफ की चीज़ें ठीक चलती रहें और वो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में केवल 1 या 2 विश्वास उसको परेशान करते रहें, अन्य चीज़ें ठीक-ठाक चल सकती हैं। इसके बिल्कुल उलट है एक तरह का सिज़ोफ्रेनिया जिसको हैबेस्ट्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसमें व्यक्ति काफ़ी हद तक हम उसको कह सकते हैं कि नम हो जाता है, यानी कि वो फंक्शनल नहीं रह पाता। अगर वो बैठा है तो वो बैठा है, उसको कोई खाना दे रहा है तो खा रहा है, नहीं तो वो अपने आप से इनिशिएट भी नहीं कर पाएगा चीज़ों को। वो अपनी ज़रूरतें नहीं बता पाएगा, क्या फ़ील कर रहा है हम उसको समझ नहीं सकते। हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है वो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये एक दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप होता है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति शारीरिक जो उसका एक वॉलंटियर करता है व्यक्ति, एफर्टफुल फंक्शनिंग होती है व्यक्ति की, क्या करना है क्या नहीं, उससे उसका नियंत्रण कुछ हद तक चला जाता है। तो व्यक्ति को जैसा डाल दिया है, जैसा बैठा दिया है, वो घंटों तक वैसे बैठे रह सकते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो ये जो अलग-अलग सिम्पटम्स का समूह है, अलग-अलग लक्षणों का समूह है, वो अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया की तरफ इशारा होता है। और जिस तरह के लक्षण होंगे, उसी तरह के ट्रीटमेंट भी, उसी तरह का सारा प्रोसेस अलग-अलग हो सकता है जी। चीज़ों का। तो हर तरह का सिज़ोफ्रेनिया आगे मैडम और बताएँगे, हम लोग बात करेंगे कि ट्रीटमेंट के बारे में फिर जिस तरह का सिज़ोफ्रेनिया है, जो टाइप है, उसी के अनुसार पर्टिकुलर ट्रीटमेंट डिज़ाइन होता है। राइट, राइट। तो ये कुछ टाइप हैं सिज़ोफ्रेनिया की। इसके साथ ही समय अवधि पे भी निर्भर करता है कि आप कितनी समय अवधि के लिए किसी को सिम्पटम्स आए, उससे पता चलता है कि किस तरह का सिज़ोफ्रेनिया है। किसी को अगर लंबे समय तक है, टॉनिक केस है, ज़्यादा लंबे समय तक है, तो वो अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताते हैं, जैसे हेमिप्रेनिक, कैटाटोनिक। और कम ड्यूरेशन के लिए अगर हो रहा है, तो वो अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया का इशारा करता ठीक है, है। ये कुछ टाइप। ठीक है। तो मतलब जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ब्रॉड डोमेन है, तो इसका ट्रीटमेंट या उसके सिम्पटम्स भी काफ़ी ब्रॉड हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें और भी मेंटल डिसऑर्डर्स, हम कई मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है गंभीर मानसिक बीमारियों की श्रेणी में आता है। ठीक है। बहुत सारे और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो हम कॉमनली नेम करें तो जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाँ जी, हाँ जी। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ओसीडी है, फोबियाज है। इस तरह के जो है नाम हम सब लोगों ने सुने होंगे। लेकिन जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन कंडीशन मानी जाती है। ओके। ठीक है। बाकी सारी परेशानियां जो हैं वो थोड़ी कम तीव्र है। ठीक है।
डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर भी तीव्रता में बहुत ज्यादा होते हैं, तब हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें विभ्रम या हेलुसिनेशन या इस तरह की स्थितियां आती हैं। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में शुरुआत से ही हमको ये लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में साइकोटिक सिम्टम्स कहते हैं। तो ये शुरुआत, इस बीमारी की शुरुआत ही यहाँ से होती है ना। तो बाकी चीजें तो कम तीव्र से होकर ज्यादा तीव्र में जाती है, और हो सकता है कि साइकोटिक सिम्टम्स आए या ना आए, या फिर जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है या फोबिया है, इस तरह में, इस तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं उसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो, उसकी गंभीरता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो शुरू ही साइकोटिक सिम्टम्स से होता है, जहाँ रियलिटी और इमेजिनेशन में व्यक्ति अंतर नहीं कर पा रहा है। बाकी डिसऑर्डर में एक लेवल के जो है इलनेस जो है पे जाने के बाद व्यक्ति रियलिटी और जो उसका इमेजिनेशन होता है उसमें फर्क नहीं कर पाता है। यहाँ शुरुआत जो है ना, शुरू से ही ऐसा होता है, इसलिए इसको हम और ज्यादा गंभीर मानते हैं। और ये डिसेबलिंग कंडीशन इसलिए भी है क्योंकि सेल्फ, जब आपका रियलिटी से ही कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो आप जो है स्वयं में स्वयं को जो है अपनी केयर नहीं कर पाएंगे, अपनी देखभाल नहीं कर पाएंगे, अपने आसपास वालों को जो है समझेंगे। तो एक सामंजस्य जो होता है, वो सोशल जो होता है, वो नहीं हो पाता है इस डिसऑर्डर में, है ना। तो बहुत सारे हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि पर्सनल लेवल पर तो डिसेबिलिटी होती ही है, जो सोशल स्किल्स है और जो बाकी चीजें हैं उसमें भी बहुत सारी समस्याएं इस रोगी के साथ में आती हैं, क्योंकि वो एक्ट करता है अपनी इमेजिनेशन को लेकर, ना कि रियलिटी को लेकर। इसलिए ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है ना। और सोशल जो है सिचुएशंस में उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वर्क सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है, इवन घर में भी उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, क्योंकि हर एरिया लाइफ का अफेक्ट होगा तो फिर उसके साथ डिसेबिलिटी भी बढ़ती ही है, आई गेस। बिल्कुल, जैसा कि अखिलेश ने आपको बताया कि जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसको हम लोग कई बार ना फंक्शनल स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। मतलब उसकी जो है ना फंक्शनिंग बेहतर होती है बाकी टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया से, अगर हम लोग देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर इससे हम आगे बढ़े तो क्या एक स्किज़ोफ्रेनिया वाला इंसान एक सामान्य जीवन जी सकता है? जैसे हमने अभी बात की कि पैरानॉइड को हम फंक्शनल भी कहते हैं क्योंकि कुछ फंक्शनिंग रहती है। तो क्या एक इंसान मतलब किस हद तक अपनी ज़िंदगी जी सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ? असल में इसमें बात सिर्फ वहीं आती है क्योंकि एक तो हमें नेचर देखना होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप किस तरह का है, उसकी शुरुआत का कारण क्या रहा होगा संभवतः। क्योंकि जब हम बात करते हैं सामान्य जीवन की तो हम बात करते हैं समाधान की। हाँ जी। अगर चीज़ों का समाधान उचित एक अनुपात में हो रहा है तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, और उसके लिए हमें समझना होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों चल रहा है और उसका सल्यूशन अल्टीमेटली क्या होगा। तो अगर क्रॉनिक केस है, ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, शुरू में उतना ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं मिला, जो ट्रीटमेंट चाहिए होता था वो नहीं उसको मिल पाया है, तो वो काफ़ी डीपली रूटेड हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के मन में। क्योंकि एक मानसिक रोग अगर हम कुछ समय तक व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ देंगे, समय पे इंटरवीन नहीं करेंगे, तो उसमें फिर सुधार की गुंजाइश भी कम हो जाती है। क्योंकि एक वक्त के बाद चीज़ें बहुत अनमैनेजेबल हो सकती हैं। लेकिन अगर वक्त पे चीज़ों में इंटरवीन किया जाए, उनका असेसमेंट, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, तो बहुत संभावना है कि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो थेरेपीज़ हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर उसका उपलब्धता को हम बढ़ा सकें अपने आसपास, तो व्यक्ति जिनको भी स्किज़ोफ्रेनिया है, जो सफ़र करते हैं, उनके लिए काफ़ी संभव है सामान्य जीवन जी सकते, काफ़ी डोमेन्स में वो अच्छा भी सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को इस चीज़ का शक है कि उन्हें या उनके किसी जानने वाले को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उन्हें कैसे प्रोसीड करना चाहिए इस चीज़ के साथ? ओके, अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो पहली बात तो ये है कि चाहे हम अवेयरनेस के थ्रू कहें, चाहे हम एक जनरल टेम्परामेंट की बात करें पब्लिक में, तो उसको पहले तो हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत पैरालाइज हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हमारा सारा एटीट्यूड, अप्रोच वो बहुत पैरालाइज हो जाता है। तो पहले हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सपोर्टिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए व्यक्ति के लिए। अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर है
we should not stigmatize that condition or that person entirely. We should be supportive कि जो भी है लक्षण हमें दिख रहे हैं, सस्पिशंस हैं हमारे, तो हम उसके लेके प्रोफेशनल के पास जाएं सबसे पहले, ना कि हम अपनी राय बनाएं, अपनी धारणाएं बनाएं व्यक्ति के बारे में। तो प्रॉपर असेसमेंट प्रोफेशनल का ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि किस तरह की बीमारी है। और ये सिर्फ सिजोफ्रेनिया के बारे में नहीं है, मुझे लगता है सभी चीज़ों के बारे में है, जितने भी मानसिक समस्याएं हैं। तो प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है ताकि हमें लक्षणों की गंभीरता समझ में आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हम एक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और हम ये भी इंश्योर करना होगा कि किस तरह के टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे, किस तरह के प्रोफेशनल्स के पास हमें जाना होगा। तो इट्स अ होल सेटअप कि हमें प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, व्यक्ति को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, चीज़ों के लिए धारणा नहीं बनानी पहले से। एंड या वी शुड बी सपोर्टिव, द एनवायरनमेंट शुड बी सपोर्टिव टू द पेशेंट। बिल्कुल सही कहा सर कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले एक सपोर्ट, एक एक्सेप्टेंस चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको क्या करना है। तो स्टिग्मेटाइज करना आई थिंक सबसे गलत हो जाता है। बिना इसमें थोड़ा सा ना मैं जोड़ना चाहूँगी जिसके आमतौर पर जब स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मानसिक बीमारी, स्पेशली अगर स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक सिम्टम्स के साथ अगर किसी में दिखाई देता है, तो इस तरह की अवधारणा है कि झाड़ फूँक कराना या और जो है जगहों पे जाना, विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में लोग सोचना या जानना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहा होता है रोगी जो है। उन्हें ये लगता है कि इस पर इन पर किसी का साया आ गया है क्योंकि वो अकेले में बैठ के बात कर रहा होता है, इस पर किसी का प्रभाव है या बुरी शक्तियों का प्रभाव है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। और अलग अलग तरह की इस तरह की जो है रास्ते देखने लगते हैं कि कहाँ इसको ले जाया जाए ताकि जो है ये चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को हमको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें बहुत देर कर देते हैं लोग डॉक्टर या मनोचिकित्सक तक पहुँचने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर सही जो है विशेषज्ञ के पास पहुँचे वो और इलाज कराएं। जैसे कि अखिलेश ने ऑलरेडी बताया कि अगर हम समय पर इसका इलाज शुरू करते हैं और बेहतर इलाज शुरू करते हैं, है ना, तो बहुत हद तक व्यक्ति जो है अपने सामान्य जीवन में फिर से वापस जा सकता है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि अभी लगभग 2 साल पहले हमारे पास एक ऐसे मरीज आए थे, है ना, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास है, हम नहीं लेंगे जी हाँ, किंतु लगभग 16 साल की उम्र में जो है उनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था और हमारे पास वो 28 साल की उम्र में आए थे। बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट था, बहुत अच्छा फैमिली पूरा मदर फादर ने सपोर्ट किया, एक अच्छा इलाज देना जो है उनको दिलाया और उन्होंने अपनी जो है एजुकेशन लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट की और वो जो है अब इस स्थिति में थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे ऑन मेडिकेशन, है ना, ही वाज ऑन मेडिकेशन, दवाइयों के साथ ही। हमारे पास तो इसलिए लाए क्योंकि वो इनडिसिसिव थे कि उनको कौन सा रास्ता चुनना है। उस डिसीजन मेकिंग को हमने जो है उनको हेल्प किया करने में और अभी वो एक बहुत ही अच्छी राष्ट्रीयकृत बैंक पीओ के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं अच्छे से दे रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया मैम आपने कि जो भी है, जैसा भी है, चाहे सिम्टम्स हो, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फैमिली सपोर्ट दिया जाए तो मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इससे अगर हम इसी बात को अगर कंटिन्यू करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट है, किन प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए और क्या मोडालिटीज़ यूज़ हो सकती हैं ट्रीटमेंट के लिए? बिल्कुल, देखिए इसके जो ट्रीटमेंट की हम मुख्यतः बात करते हैं वह है जो है मनोचिकित्सकीय जो इलाज है जी, जो दवाइयाँ या मेडिकल ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं जी, इस बीमारी के लिए जो रिसर्चेज या शोध ऐसा कहते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी गतिविधियों पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, जिसको हम डोपामाइन के नाम से जानते हैं। तो उसके डिसबैलेंस की वजह से माना जाता है कि जो है ये बीमारी होती है। तो उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल में रखने के लिए और ऑप्टिमल लेवल पर ब्रेन में रखने के लिए जो है विभिन्न तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ जो है उसके नाम भी बताऊंगी, जैसे हेलोपेरिडोल है
और उसके बाद रेस्पेरिडोन है, क्लोजापिन है ना, एमिपेट्राजोल है, बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, एंटीसाइकोटिक हैं, वो के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो दिए जाते हैं। ओके। और इसके साथ ही अगर अगर कोई मान लीजिए कि सेकेंडरी सिम्टम्स है उसमें, है ना, कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं रेमिशन के फेज में, तो उनको भी इलाज करने के लिए जो मनोचिकित्सक है वो अलग से एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी इस तरह के मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उनके अंदर फिजिकल सिम्टम्स है ना, उसको प्रॉपर असेसमेंट के बाद कुछ अगर उनके अंदर फिजिकल सिम्टम्स है, मान लीजिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या इस तरह की भी कोई समस्याएं दिखाई देती हैं, तो उसको भी जो है उन सिम्टम्स से, या मान लो कि सेंस केयर पुअर होने की वजह से कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो उसका भी जो है अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होते हैं इनसे शुरुआत करके और फिर सिम्टम्स और उनकी जो समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की को देखते हुए जो है चिकित्सक उनका इलाज करते हैं। दूसरे तरह की जो चिकित्सा है जिसको हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कहते हैं, उस पर प्रकाश जो है हमारे साथ में अखिलेश डाली के। जैसा मैडम ने बताया कि जो न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मेडिकल जो एस्पेक्ट होता है किसी भी इलनेस का, उसको ध्यान में रखते हुए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेडिसिन के थ्रू, ड्रग्स यानी मेडिसिन के थ्रू दिया जाता है। दूसरा पक्ष आता है क्योंकि हम सिजोफ्रेनिया को एक साइकेट्रिक इलनेस कंसिडर करते हैं, तो मेंटल इश्यूज होते ही हैं ऑब्वियस, उनको मैनेज करने के लिए कई बार मेडिसिन डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं होती, और स्ट्रेस, जैसे मैंने कारण में बताया था कि कुछ कारण स्ट्रेस जैसे बिल्डअप होता है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है, तो उनको रिजॉल्व करना भी पूरे ट्रीटमेंट प्लान का एक पार्ट होता है। उसमें जो साइकोथेरेपीज, काउंसलिंग इत्यादि इत्यादि ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। इसमें अगर हम मुख्य थेरेपीज़ की बात करें, CBT है, DBT है, और आजकल इतना ट्रेडिशनल नहीं है, बट साइकोएनालिसिस एनालिटिक अप्रोच इज ऑल्सो देयर, कि पुराने कारणों जिसकी वजह से तनाव होता है उनका भी हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू। तो इसमें व्यक्ति के मन में क्या चलता है और उसकी भावनाओं को वो कैसे प्रभावित करता है, और ये दोनों का जो संबंध होता है आपस में, वो व्यक्ति के व्यवहार पे क्या असर डालता है, उसका व्यवहार कैसे उससे डायरेक्ट होता है। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम साइकोथेरेपीज यूटिलाइज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि व्यक्ति के जो भी मानसिक समस्याएं हैं, तनाव है, दुविधाएं हैं, चिंता है, उन सबको एक दिशा मिले और व्यक्ति अपने समाधान तक पहुंच सके। सो साइकोथेरेपीज आते हैं, एंड इसमें एक और पार्ट होता है कि हमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो फैमिली का एनवायरनमेंट या जो भी एनवायरनमेंट में उसके व्यक्ति के है उसको इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम एक ओवरऑल सपोर्टिव एम्बियंस क्रिएट कर सकें, एक तरह से जो भी एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव बना सकें। इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस आई थिंक। राइट। सो राइट, ऑफ कोर्स, जैसे कि सिम्टम्स अगर मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, हर डोमेन लाइफ का अफेक्ट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट में भी हर डोमेन को हमको उसको हेल्प करनी चाहिए ताकि हर तरफ से उसको सपोर्ट मिल सके। जी ठीक। तो अगर हम बात करें NIMHR की, तो किसी को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो वहाँ पे किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है? तो बिल्कुल देखिए, अगर हम NIMHR सीहोर की बात कर रहे हैं, तो यह जो संस्थान है अपनी शैशवावस्था में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पास सुविधाएं हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ना इस तरह की समस्या में, और जो साइको सोशल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है कि व्यक्ति अगर मान लीजिए कि ट्रीटमेंट पर बेहतर मेंटेन कर रहा है, उसकी सिम्टम सबसाइडेड है ना, कम दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो वो हमारे पास में आकर कि जो और समस्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया कि अगर मान लो डिसीजन मेकिंग की समस्या है, सपोर्ट सिस्टम की समस्या है, उसको दूसरों से इंटरैक्शन करने में एंजाइटी हो रही है, तो सोशल स्किल ट्रेनिंग अगर मान लीजिए कि उसको हमको देनी है, ठीक है, उसके फैमिली या आसपास के लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको उसको कैसे तैयार करना है। मान लो 10 साल की इलनेस के बाद वो हमारे पास आया है, उसके सभी मित्र जो है आगे बढ़ चुके हैं, सभी क्लासमेट आगे चले गए हैं, किसी न किसी पोजीशन पे है, इसको लेकर के अगर उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इससे उसको कैसे निकालना है,
है ना, कैसे उसको बताना और समझाना है कि जो है ये चीज़ें उसके साथ हुई हैं और उसको एक्सेप्टेंस की फेज तक कैसे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ों में जो है अभी जो है एनआईएमएचआर उनकी मदद कर सकता है। भविष्य में यहाँ पर और विभिन्न तरह की स्किल ट्रेनिंग्स भी होंगी जिसमें कि पर्सन में डिसेबिलिटी है ना, मान लो स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी ऐसे डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें लगता है ऐसा कि व्यक्ति जो है कार्य नहीं कर पा रहा है या उसकी कोई पर्टिकुलर स्किल जो है वो खत्म राइट। है ना, बीमारी की वजह से या लॉन्ग टर्म जो है की वजह से, तो उन पर भी काम करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ विभाग होंगे एनआईएमएचआर में जिसमें वो उनकी मदद करेंगे उनकी स्किल ट्रेनिंग में, वो सोशली एडजस्ट कराने में और उनको मेन लाने। ओके, बहुत ही बढ़िया है मैम, क्योंकि हमने ये बात तो कर ली कि इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन उसको वो ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर जो भी डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन ना उसमें जो है ना व्यक्ति ट्रीटमेंट के बाद है ना काफ़ी हद तक बेहतर फंक्शन करने लगता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए और उसको समाज में एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए या मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कार्य करना बहुत आवश्यक हो रहा है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो जैसे आपने अभी कहा कि ये एक डिसेबलिंग मेंटल कंडीशन है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रोविजंस, कुछ अकोमोडेशंस प्रोवाइड करती है जो लोग हैं स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित उनके लिए? देखिए बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है ना, क्योंकि बहुत बार मेंटल इलनेस के साथ इतने सारे स्टिग्मा रिलेटेड है कि हम ट्रीटमेंट तक तो फिर भी पहुंच जाते हैं, है ना, लेकिन उसकी काउंसलिंग उससे आगे और खासकर पुनर्वास और उसके बाद जो स्कीम्स का फायदा है वहाँ लेने तक हम नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत बार हम जानते नहीं हैं और बहुत बार हम उसको जानना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको मैं बता दूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज हैं, मेंटल इलनेस उसका एक हिस्सा है, स्किज़ोफ्रेनिया डेफिनेटली मेंटल इलनेस में है और डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है। तो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है रोगी का तो उसको वो सारी सुविधाएं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं जो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, दिव्यांगजन को मिलती हैं, वो सारी सुविधाओं का वो लाभ उठा सकता है, उसके परिवार के लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं ताकि वो उसको और बेहतर फंक्शन कर सके, है ना। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है इस केस में, सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से किसी भी तरह के डिसेबिलिटी को मिलनी चाहिए। तो ये मुख्य मतलब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, है ना। उसका मैं जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन की ही बात है ना, जॉब में रिजर्वेशन की बात है, तो जो सभी पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है वो जो है वो मेंटल इलनेस में भी, यहाँ तक कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखोगे गवर्नमेंट के अलग अलग जो विभाग हैं उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन सी डिसेबिलिटी की है ना, कौन सा मतलब जो है वो सुटेबल है ना, किस पर वो कार्य करने के लिए जो है उनको लिया जा सकता है। तो मेंटल इलनेस भी उसमें बहुत सारे मतलब पदों में जो है ना वांछनीय है, मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो मानसिक रोगों के कारण दिव्यांग हुए हैं उनको भी उसमें देने का प्रोविजन है। राइट। तो ये सारी सुविधाएं उनको मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रॉपर असेसमेंट कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, है ना, सही इलाज लें और उसके बाद अपने विशेषज्ञ की सहायता से डिसेबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, यूनिक आइडेंटिटी जो आपका कार्ड है उसको बनवाएं और फिर आप ये सारी सुविधाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि आई थिंक बीच में कहीं मैं पूछना भूल गई होंगी कि जो हमने बोला कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है और एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? पहला किस प्रोफेशनल के पास लोगों को जाना चाहिए अगर उन्हें लग रहा है? देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैं अगर ये कहूँ कि मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, तो बहुत बार जो है हर जगह मनोचिकित्सक की संख्या बहुत हमारे देश में कम है, करेक्ट, इसीलिए तो मिलना उनका मुश्किल है। तो अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मिल रहा है, चाहे वो मनोचिकित्सक हो या मनोवैज्ञानिक हो या फिर जो है साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर हो, वहां तक आप अगर पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पास जो भी पहला जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
अगर मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है आप वहां संपर्क कर सकते हैं। आप जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां जा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहां मन कक्ष की सुविधा जो है उपलब्ध है, जहाँ की साइकेट्रिस्ट उपलब्ध रहते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो जो भी पहला मेडिकल पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं मिल रहे हैं आप वहाँ जाएं। इवन अगर आपको लगता है कि आपको जो है ये भी चीज़ें नहीं मिल पा रही है तो किसी सोशल वर्क के संपर्क में आप वर्कर के संपर्क में अगर आप हैं, है ना, या कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या कोई आशा कार्यकर्ता है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी, ठीक है मैम, ठीक है। आज आपने काफ़ी, आप दोनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है, और मेरे ख्याल से अगर किसी के मन में स्किज़ोफ्रेनिया को लेके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आज सब क्लियर हो चुके होंगे। आप फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च, आपका आज हमारे NIVH हेलोदून के इस प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू करती हूँ। आपने अपने पूरे दिन से कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमरीना।